नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड 2023-24 का जो परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और आपका विज्ञान विषय का परीक्षा 22 फरवरी को है, 22/2/2024 को है। तो हम आपको A to Z बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पढ़ना है। जहां आपको लगता है कि आपको नोट करना चाहिए तो उस जगह को आप नोट करिएगा और जहां आपको समझ में आता है तो आगे बढ़ते जाइएगा। बहुत ही कम समय बचा है आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए हम सिर्फ क्या कराएंगे, आप अभी तक जितना चीज भी पढ़े हुए हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम चैप्टर जो लिए हैं तो बहुत ही सरल चैप्टर लिए हैं, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड में जो बनते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम वादा करते हैं आपसे कि आप यदि इतना पढ़ लेंगे तो आप विज्ञान विषय में 100% पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बिल्कुल सरलता से। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको बड़े ही ध्यान से जितना भी टाइम का ये वीडियो है उस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, मतलब हमारे जैसे जैसे गाय, बकरी, भेड़, हिरण, ठीक ना, जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में जो विसरण की प्रक्रिया है वो अपर्याप्त क्यों है, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर देखिए बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल साधारण तरीके से लिखेंगे और आप हो सके तो अपना नोट्स कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ठीक ना, कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। क्योंकि यह अत्यंत धीमा प्रक्रिया है, इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल सा उत्तर था आपके लिए, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी वस्तु में जीवन है, सजीव है। तो इसका उत्तर है, देखिए, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई वस्तु सजीव है मतलब वो जीवित है तो उसमें गति होगा, मोशन होगा, उसमें वृद्धि होगा, उसमें श्वसन होगा,
उसमें उत्तेजनशीलता होगा, उसमें पोषण होगा, ठीक ना। और भी बहुत सारे प्रक्रियाएं होंगी, तो हम समझेंगे कि वह वस्तु क्या है, सजीव है, मतलब जिंदा है। तो ये हो गया इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक दूसरा का। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है। तो तीसरा प्रश्न में देखिए, प्रश्न है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कच्ची सामग्री का मतलब अब ये नहीं कि सब्जी हो गया, पालक हो गया, कच्चा मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, तो किन रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग कच्ची सामग्रियों का के रूप में करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किए जाते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है देखिए, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब कार्बन आधारित, ठीक ना। कार्बन आधारित मतलब जैसे कहा जाए कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक ना। जो जो ग्लूकोज होता है तो ये कार्बन आधारित ये पदार्थ है, ठीक ना। तो कार्बन आधारित पदार्थ यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक ना। देखिए ग्लूकोज से, ठीक ना, क्या मिलता है, हमको ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या है, जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन का उत्तर है ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जब ऑक्सीजन जलता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए जल भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना, कच्चे पदार्थ के रूप में। और किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां सुधार लीजिएगा, क्या होगा, CO2, ठीक ना। CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। तो ये चार चीजें हैं जो हम जीवन के लिए कच्चे पदार्थों के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित होना चाहिए, ऑक्सीजन, जल भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना आपको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि जीवन के रक्षा के लिए कौन कौन से प्रक्रिया हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। तो ये सभी जो क्या है, सभी क्रियाएं आवश्यक है। देखिए पोषण से हमको शरीर में ऊर्जा मिलेगा, श्वसन से क्या मिलेगा, श्वसन से भोजन का पाचन होगा, और परिवहन से रक्त का आदान प्रदान होगा, उत्सर्जन से जो गंदगी है हमारे शरीर में, उत्सर्जी पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर आएंगे, और जो वृद्धि है तो वृद्धि से क्या होगा, हमारे शरीर में जो क्षमताएं हैं वो उम्र के साथ बढ़ेंगे। तो ये 5 प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 3 स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की नजरिए से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो देखिए स्वयं पोषी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषम पोषी पोषण मतलब ऐसे जीव जो दूसरे के भोजन पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि तो इंसान भी अपना भोजन खुद ही बनाता है भाई, दाल चावल सब्जी ये सब बनाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्या है
कि जो पौधों द्वारा भोजन बनाया गया है, ठीक ना, उसी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या किस में आएंगे? विषमपोषी जीव में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो स्वयं पोषी पोषण है, ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप कॉलम बना लीजिएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो देखिए, पहला अंतर है, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयं पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं? स्वयं पोषी जीव कहते हैं। अब विषम पोषी पोषण में देखिए, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी। ठीक ना, शाकाहारी जीव जैसे हिरण हिरण हो गया, खरगोश हो गया। मांसाहारी जीव जैसे शेर हो गया, ठीक ना, शेर, लोमड़ी। ठीक है, मृतजीवी के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अंतर देखते हैं, तो देखिए, इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? स्वयंपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह दूसरा अंतर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। ठीक ना, साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरित शैवाल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है, लेकिन विषमपोषी पोषण, यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। तो ये आपका तीसरा अंतर हो गया और आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? ठीक ना, अब देखिए, इसको समझने के लिए मतलब कच्ची सामग्री का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक ना, जैसे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O मतलब पानी होता है। ठीक ना, और क्या होता है भाई? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या है भाई? कच्चे पदार्थ हैं, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो चलिए, इसका उत्तर कैसे लिखना है देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न है। जैसे जल, पहले H2O आएगा, जल आएगा। ठीक ना, तो जल, पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, पौधों की जो जड़ें हैं वो जमीन से क्या करती हैं? जल को अवशोषित करती हैं। और इसका दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां देखिए फिर से सूत्र गलत लिखा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको CO2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये रंध्र क्या है भाई? स्टोमेटा क्या है? तो देखिए, जो लीफ होता है ना, पत्ती, तो पत्ती में ना छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। ये लीफ में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, तो इसको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा नंबर, क्लोरोफिले लिखा है, तो इसको क्लोरोफिल बना लीजिएगा। तो देखिए, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक ना, तो ये चार चीजें हैं जो कच्चे पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, फिर देख लीजिए एक बार, H2O मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट सूर्य प्रकाश। ठीक है, सनलाइट सूर्य प्रकाश, और लास्ट में आता है क्लोरोफिल। तो चार चीजें हैं कच्चे पदार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? ठीक ना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अमाशय है उसमें HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि हमारा जो आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। ये जो हेडलाइन है उसको लिखना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो देखिए पहला जो भूमिका है, ठीक ना, तो क्या है, अमाशय में HCl अम्ल की भूमिका अमाशय रस को अम्लीय बनाना है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों का पाचन कर सकता है, ठीक ना। जैसे जितना भी हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक ना, तो उसके पाचन के लिए क्या चाहिए, पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम HCl की उपस्थिति में ही क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा है, अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, ठीक ना। अम्ल क्या करता है, भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं तो उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है, ठीक ना। अगला क्या है, यह अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है, ठीक ना। जैसे कि हम जल्दी जल्दी खाना पकाए और जल्दी जल्दी खा लिए, तो इससे क्या होता है, शरीर को नुकसान होता है। तो अधपचे भोजन को ना सड़ने नहीं देता है पेट के अंदर, ठीक ना, ये जो अम्ल होता है। तो ये भूमिका है, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाएं, ठीक ना। पाचक एंजाइम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे भागों में, जिससे क्या है कि जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत, तो छोटी आंत सरलता पूर्वक उसको अवशोषित कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। तो ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है कि भाई पचा हुआ जो भोजन है तो अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप, देखिए क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक ना। दीर्घ रोम को रसांकुर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रसांकुर, ठीक ना, रसांकुर बोलते हैं, और इंग्लिश में बिलाई बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जिन्हें दुर्गरोम कहते हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है, ठीक ना। मतलब क्षुद्रांत क्या करती है कि अपना जो दीर्घ रोम है उससे भोजन को अवशोषित करती है, और रुधिर वाहिका मतलब नर्व्स के माध्यम से भोजन को अवशोषित करके शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक ना। मतलब श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, मतलब श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब जलीय जीव के अपेक्षा, मतलब जलीय जीव के मुकाबले स्थलीय जीव को किस प्रकार से लाभ होता है, ठीक ना। तो ये चीजें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, पहला पॉइंट में, इसको पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जलीय जीव जल में विले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। देखिए जो जलीय जीव जल में विले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में
ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, मतलब पानी में बहुत कम ऑक्सीजन घुला होता है, जबकि वायु में बहुत अधिक ऑक्सीजन घुला होता है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से होती है, मतलब धीमी गति से होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में आती है। मतलब जो स्थलीय जीव होते हैं ना, तो वो अलग अलग अंगों से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं, तो रेप्टाइल्स स्किन द्वारा भी अवशोषित कर लेते हैं, गलफड़े द्वारा भी अवशोषित कर लेते हैं, और फेफड़ा द्वारा तो अवशोषित करते ही हैं। ठीक ना, तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे लाभ होता है स्थलीय जीवों को। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, और देखिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है, तो इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। ठीक है ना, यहाँ पथ गलत लिखा है, तो यहाँ इसको पथ बना लीजिएगा। पथ मतलब रास्ता। ठीक ना, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब ग्लूकोज के टूटने से जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने का रास्ता बताना है आपको, कि कैसे कैसे अन्य जो जीव हैं, ठीक ना, अलग अलग जीव हैं, वो कैसे कैसे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है इसको जानते हैं। तो देखिए, हाँ बस इतना करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब इसमें क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन का अणु होता है। ठीक ना, आप सभी को पता है C6H12O6। ठीक ना, 6 कार्बन अणु है ये। कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरुवेट में। ठीक ना, तो पायरुवेट में जब चेंज होता है तो पायरुवेट में कितने 3 अणु होता है और ऊर्जा होता है। ठीक ना, पायरुवेट में 3 वायु में अणु होता है और प्लस ऊर्जा होता है। अब यही चीजें जब ईस्ट में जाएगा, ठीक ना, तो ईस्ट में आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो यहां आपको लिखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नीचे लिखना है ईस्ट में, जिस जीव में आप बताएंगे। तो ईस्ट में जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ईस्ट में आप सभी को पता है क्या होगा, तो ईस्ट में होगा किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया हो जाएगा ईस्ट में। तो जब किण्वन की प्रक्रिया होगा ईस्ट में, तो इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक ना, C2H5OH बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक ना, और ऊर्जा प्राप्त होगा। इसमें 2 कार्बन अणु बनेंगे। ठीक ना, तो इतना आपको बताना है। इसके बाद इंसानों में बताना है, तो देखना इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक ना, ऑक्सीजन तो होता नहीं है। ठीक ना, जब ऊर्जा बनेगा तो हमारी पेशी कोशिकाओं में मतलब जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उन कोशिकाओं में। और तो जब ये पायरुवेट का 3 अणु है वो टूटेगा ऑक्सीजन के अभाव में, तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ठीक ना, और 3 कार्बन अणु वाला पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, जब हमारे शरीर में ही माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया होगा। ठीक ना, कहां प्रक्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक ना, यदि पेशी कोशिका में होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना चीजें आपको समझ में आए होंगे। ये हमने पूरा रफ कर दिया है, आप इसको लिखना चाहें तो स्किप करके लिख सकते हैं।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक ना। तो ये चीजें आपको बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक ना, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन का परिवहन और लिखेंगे मानव शरीर के फुफ्फुस कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक ना। और फुफ्फुस कोशिका क्या है भाई, तो देखिए फुफ्फुस कोशिका क्या है, जैसे हमारा फेफड़ा है तो उसमें छोटे 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 ना ऐसे कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसी कोष्ठ को क्या कहते हैं, फुफ्फुस कोशिका, जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए ऊतकों से फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में ज्यादा घुलता है, इसलिए केवल रुधिर तक ही सीमित है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, इसलिए क्या है कि पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमने रफ कर दिया। इस उत्तर को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है, ठीक ना। गैसों के विनिमय के लिए मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए मानव फुफ्फुस में मतलब फेफड़े में जो कोशिकाएं हैं, अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है, मतलब प्रत्येक क्षेत्र तक कैसे पहुंचता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे मार्ग होते हैं और छोटी छोटी नलिका होते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत होता है। मतलब गुब्बारे जैसे, जैसे अंगूर की गुच्छा होती है ना, ऐसे। तो अंगूर के गुच्छा जैसे ही जो कुपिकाएं हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। तो अंगूर के गुच्छे के जैसे ये लगे होते हैं। कुप्पी का एक सतह उपलब्ध कराती है, ठीक ना। कुप्पी का फेफड़े के ऐसे सतह से लगे होते हैं, ठीक है। अब इस सतह से जब लगे होते हैं जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है, यदि कुप्पिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो देखिए इसका उत्तर सिंपल सा है, सिंपल सा आप लिखेंगे, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर, ठीक ना। 3 घटक हैं, उनके कार्य इस प्रकार हैं। तो देखिए हृदय का काम क्या है, यह एक पंप की तरह कार्य करता है। मतलब जो ब्लड आता है उस ब्लड को पूरे शरीर से हार्ट तक, ठीक ना, और हार्ट से पंप कर देता है, कहां तक भाई, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक। तो ये पंप की तरह कार्य करता है। दूसरा है रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर वाहिकाएं में आप सभी लोग जानते हैं कि धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं, ठीक ना। तो धमनियां क्या करती हैं, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, ठीक ना। जो धमनियां हैं वो क्या करते हैं, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, ठीक ना। और शिरा क्या करती हैं, फिर शिरा इसका अपोजिट कार्य करेंगी। अपोजिट कार्य कैसे करेंगी, तो देखिए
सिराएं वेन्स विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती है। मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है CO2, ठीक ना, तो उस रक्त को कहां तक लाती है भाई, हृदय तक लाती है। ठीक है, इसमें कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो देखिए धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिसे कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक है ना, तो इतना इसमें लिखना है। अब रुधिर रक्त या ब्लड, इसके बारे में लिखना है। तो ब्लड आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड होती है, ठीक ना, तो वो 4 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो चारों कोशिकाओं को आपको लिखना है। वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तो देखिए यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बने हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, परिवहन का माध्यम है, ठीक ना, जो कि निम्नलिखित से बना है। तो पहला क्या है, प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा सेल है भोजन के अणुओं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनी वर्त, ठीक ना, वर्त मतलब क्या होता है, वेस्ट अपशिष्ट, ठीक ना, लवण हार्मोन्स प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। प्लाज्मा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो गया, लवण हार्मोन्स प्रोटीन सबको घोल कर क्या करता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक ना। आरबीसी क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। WBC संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्लेटलेट्स क्या है भाई, रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ठीक ना, मतलब जहां चोट लग गया तो वहां खून नहीं निकलने देता है। तो इतना लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक ना, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक ना, तो ये प्रश्न है भाई। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। ठीक ना, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों रक्त को मिलने नहीं देता है, विभाजित करती है। ठीक ना, तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक होता है। तो इतना आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट करते जाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। ठीक है ना, उच्च संगठित पादप मतलब बड़ा जो पौधा है, बड़ा पौधा है, उसमें वहन तंत्र के घटक क्या है, मतलब वो कौन से तंत्र हैं जिसके माध्यम से जड़ से पानी ऊपर पत्तियों तक जाती है और पत्तियों से जो भोजन है वो जड़ तक आती है। तो वह कौन सा तंत्र है वो आपको बताना है। तो उत्तर आप लिखेंगे, देखिए उत्तर, उच्च संगठित पादप में निम्नलिखित वहन तंत्र होते हैं। तो कौन कौन से वहन तंत्र होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो वहन तंत्र होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक ना, तो पहला डालेंगे जाइलम ऊतक, दूसरा डालेंगे फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक के बारे में आप लिखेंगे, जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। ठीक ना, इसके बाद फ्लोएम के बारे में लिखेंगे, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक ना, तो इतना आपको लिखना है इसमें इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। मतलब जो पादप होता है तो उसमें
जल और खनिज लवण मतलब पत्तियों तक, जड़ों तक, डालों तक कैसे पहुंचता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पापो लिखा है, इसको पादप बना लीजिएगा, ठीक ना। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, ठीक ना। अभी हमने पढ़ा ना वहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम, तो किसके द्वारा होगा, जाइलम ऊतक द्वारा होगा। तो देखिए आगे लिखेंगे क्या, जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्र से जल की हानि होती है, जो एक चूसण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरण बल होता है। तो इतना उत्तर लिखना है इस प्रश्न का। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, आज इस पार्ट को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5वां, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब पादप में कहाँ भोजन बनेगा, तो भोजन बनेगा पत्तियों में, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो जब पत्तियों में भोजन बनेगा तो इसका स्थानांतरण फल तक, जड़ तक, तना तक कैसे होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनीय नलिकाओं में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होता है। मतलब भोजन का स्थानांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है, एटीपी, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए वृक्काणु की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक ना। वृक्काणु का मतलब क्या है, नेफ्रॉन, ठीक ना, जो हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उसको छानने का जो काम करता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, रचना और कार्यविधि। तो सबसे पहले तो इसका रचना लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो देखिए मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनी होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 किडनी होते हैं, ठीक ना। मानव के प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है, और जो ये किडनी है ना, किडनी किससे बनता है, नेफ्रॉन से। वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमेन संपुट होता है, ठीक ना, जिसमें कोशिका गुच्छ होते हैं। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। एफेरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। कप के आकार का बोमेन संपुट वृक्काणु के नलिकाकार भाग का निर्माण करती है, जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो इतना ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें तो अभी तो रचना हुआ है, अभी तो इसमें कार्यविधि भी क्या करना है, लिखना है। ये इसका कार्यविधि लिखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है नेफ्रॉन, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कार्यविधि वर्किंग लिखेंगे, वृक्कधमनी, ठीक ना, ऑक्सीजनित रुधिर लाती है जिसमें नाइट्रोजनी वर्त होते हैं। वर्त मतलब क्या है, अपशिष्ट अभी बताए थे। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचता है।
मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिकी में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से मूत्राशय में चली जाती है। अतः प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो इतना आपको लिखना है इसका कार्य विधि। ठीक है, समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? ठीक ना, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए जैसे हम अपना उत्सर्जी पदार्थ पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसी प्रकार से जो पौधा है, तो पौधा कैसे अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, तो उस चीज को आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पहला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं, जिनमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अभी बचा हुआ है चौथा पॉइंट देख लीजिए। पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद केस की रिक्तिका में संचित रहते हैं। तो इतना ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है भाइयों? तो देखिए, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, मतलब मूत्र का किस प्रकार से बनता है, ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वयम उत्सर्जित करना है, एवं, ये वयम नहीं है एवं, ठीक ना, विलेय एवं उत्सर्जित करना है पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जैसे गर्मी के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने के द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं। ठीक ना, आपने देखा हो कि गर्मी के दिनों में पसीना बहुत निकलता है। ठीक ना, तो इसमें देखिएगा नमक की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाती है, इसलिए वृक्क के द्वारा छने हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है। अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनर्अवशोषण हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप देखे होंगे कि भाई गर्मी के दिन में बहुत कम पेशाब लगता है, ठीक है ना, और ठंडी के दिनों में पानी पियो पेशाब जाओ, पानी पियो पेशाब जाओ, ठीक ना, बहुत ज्यादा मूत्र बनता है। तो यही चीज आपको लिखना है। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त के ऑस्मोटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान में देना है कि जो ऑस्मोटिक संतुलन है उसको भी ये बना के रखता है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हमने बताए। अब देखिए कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे, एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे मतलब अध्याय के जस्ट पीछे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक ना, तो उन क्वेश्चनों को चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क मतलब किडनी एक तंत्र का भाग है, सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है।
तो भाई किडनी से क्या होता है, मूत्र बनता है। तो मूत्र क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा। तो देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब पेड़ पौधों में जाइलम क्या करती है ये बताना है। तो ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ठीक ना। तो जाइलम क्या करता है भाई, जो पेड़ का जड़ है, जड़ से पत्ती तक क्या ले जाता है, पानी। तो हम यहां क्या लिखेंगे, जल का वाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयं पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, स्वयं पोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक ना, स्वयं पोषी पोषण मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बिल्कुल आवश्यक है, क्लोरोफिल बिल्कुल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। मतलब वह कौन सा क्रिया है जो पायरुवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। ठीक ना, तो यह क्रिया कहाँ होती है भाई, अंग का नाम बताना है। तो कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्र। कहाँ होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। मतलब जो वसा, जो फैट हमारे शरीर में जाता है तेल से, घी से, ठीक ना, तो वो जो वसा है उसका पाचन कैसे होता है ये बताना है आपको, और यह प्रक्रिया कहाँ होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। लीवर द्वारा स्त्रावित पित्तलवण छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारी बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्त्रावित लाइपोज एंजाइम क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पाचित वसा अम्ल में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। तो इतना आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक ना, किस प्रश्न का उत्तर, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होती है, इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मतलब जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें लार क्या करता है, ये आपको बताना है बड़े ही आराम से। ठीक ना, तो देखिए, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, पहला पॉइंट इसका क्या है, लार भोजन को गीला करता है, जिससे निगलने में आसानी होता है। ठीक ना, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो मंड के जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना। इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इतना ही आपको भूमिका में लिखना है, लार की भूमिका में। अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है। मतलब उत्पाद क्या है, यहां थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है ना, तो देखिए उत्पाद में इसका उत्तर क्या लिखेंगे इस प्रश्न का। तो देखिए, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। परिस्थितियां बता देना है, ठीक ना। तो पहला क्या है परिस्थिति, क्लोरोफिल। पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है भाई, तो चौथा पॉइंट जल। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब 6CO2 है, 6 अणु। इसके बाद 12 H2O है, ठीक ना, H2O। एरो मार्क लगाएंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे, क्लोरोफिल, ठीक ना, लिख लीजिएगा, यहां लिखा है हिंदी से। और सनलाइट, सनलाइट लिख लेना है, ठीक ना, यहां लिखा है। और इसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा, ठीक ना। अतः कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। तो देखिए, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। आप देखिए, वायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है भाई, ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय श्वसन क्या है, अनाक्सी श्वसन, ठीक ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने के लिए इस प्रकार से कुछ सारणी बना लेना है आपको, ठीक ना। पहला अंतर देखिए, वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायु श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। वायु श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन, इसमें काफी कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, केवल 2 ATP ऊर्जा बनता है, इसमें 38 ATP बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला अंतर देखिए, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, ज्यादातर पौधों तथा जंतुओं में, मानव, हिरण, पक्षी इत्यादि में होता है। और यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे इष्ट हो गया, फीता क्रेम वगैरह हो गया, तो इसमें होता है, ठीक है। अगला अंतर देखिए, 6वां नंबर, यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव तथा मानवों की पेशी कोशिकाओं में होती है, ठीक है ना। तो इतना आपको क्या करना है, अंतर लिखना है, ये 6 पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बड़े आसानी से, और बाद में इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं, ठीक है ना। मतलब गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए जो कुपिकाएं हैं फेफड़ों के अंदर, तो वो कैसे कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तारण जाल होता है जो वायु में ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो इतना लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे, हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक ना। तो यह चीज बताना है कि भाई हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगली क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मतलब बताना है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। तो आपको इतना लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों में पदार्थों का वहन होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है भाई। तो देखिए इसका अंतर लिखेंगे, जाइलम, तो जाइलम में लिखिएगा, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में समाहित होते हैं, मतलब जड़ से पत्तियों तक जाती है। और फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन में लिखेंगे, इसमें भोजन, अमीनो अम्ल तथा संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। ठीक ना, तो ये आपको लिखना है। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन में दूसरा अंतर लिखिएगा, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है, इसमें एटीपी का प्रयोग होता है। तीसरा अंतर लिखिएगा, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है, जो मृत ऊतक है। ठीक है ना। इसमें फ्लोएम द्वारा लिखिएगा, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि की तुलना कीजिए। मतलब इसमें भी क्या लिखना है भाई, अंतर लिखना है। ठीक ना। तो जब अंतर लिखना है तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं अंतर। तो देखिए अंतर है, एक तरफ लिखेंगे कुपिकाएं, एक तरफ लिखेंगे वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन। पहला अंतर है, यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें लिखेंगे वृक्काणु वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई, मतलब ये फेफड़े में होता है और ये किडनी में होता है। कुपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है इसमें, और इसमें वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। मतलब एक में वायु का आदान प्रदान होगा, एक में रक्त का आदान प्रदान होगा। कुपिकाएं का तीसरा अंतर लिखेंगे, यह रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। मतलब जो रक्त है उससे जो CO2 है उसको अलग करता है और शरीर से बाहर निकालता है। और वृक्काणु में इनमें नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य मतलब हम बार बार बताते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, अपशिष्ट, जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल वृक्काणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। चौथा अंतर देखिए, कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है। और चौथा क्या है, कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। तो ये 4 अंतर हो गए। पांचवा अंतर देखते हैं, कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, और इसमें देखेंगे इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है, जो नलिका के रूप में कप के आकार में शरीर के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। तो आपको इतना अंतर लिखना है, ठीक ना, किसमें, कुपिकाएं और वृक्काणु में। आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि कुपिकाएं फेफड़े में होती है और वृक्काणु किस में होता है, किडनी में होता है। ठीक ना। अब देखिए जी दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही नए नए टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, ठीक ना, और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है, यदि आपको 100 में 100% लाना है, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना। और वीडियो को क्या कर देंगे भाई, लाइक कर देंगे। और क्या करेंगे, तो और क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। किससे, अपने
दोस्तों से। किससे? अपने दोस्तों से, ताकि आपके साथ उनका भी क्या हो जाए? भलाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।